भगत सिंह ये नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर बनती है ना। एक जोशीले नौजवान की, एक स्वतंत्रता सेनानी की। लेकिन आज हम सिर्फ उस तस्वीर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस शक्तिशाली सोच की, उस विचारधारा की जिसे भगत सिंह ने जिया और जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो चलिए इस कहानी की गहराई को समझने की शुरुआत करते हैं एक नंबर से। और ये नंबर ये बहुत जरूरी है। सिर्फ 23। जी हाँ, बस इतनी सी उम्र थी जब भगत सिंह अपने देश के लिए शहीद हो गए। सोचिए, इतनी कम उम्र में कोई इंसान एक ऐसी विरासत कैसे छोड़ सकता है जो आज तक इतने सालों बाद भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि एक शहीद की इस छवि के पीछे असली भगत सिंह कौन थे? उनकी लड़ाई असल में किस चीज के लिए थी? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं जरा गहराई से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चिंगारी से। एक ऐसी चिंगारी जिसने भगत सिंह के युवा मन में एक आग सी लगा दी। और वो चिंगारी थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक ऐसी क्रूर घटना जिसने अंग्रेजी हुकूमत का असली बेरहम चेहरा सबके सामने ला दिया। इस हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन को आप कह सकते हैं पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। और बस यहीं से उनकी क्रांतिकारी यात्रा की नींव पड़ गई। शुरुआत में ऐसा नहीं था कि वो सीधे क्रांति के रास्ते पर चल पड़े थे। वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्हें उस रास्ते पर यकीन था। लेकिन फिर हुआ चौरी चौरा कांड और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बस यही से भगत सिंह जैसे हजारों लाखों नौजवानों का दिल टूट गया, उनका मोहभंग हो गया। उन्हें लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल पाएगी। और यहीं से उनका झुकाव सशस्त्र क्रांति की तरफ हो गया। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भगत सिंह की क्रांति सिर्फ बंदूक और बम की नहीं थी। नहीं, असल में ये विचारों की क्रांति थी। उनकी पूरी लड़ाई एक बहुत ही गहरी वैचारिक समझ पर टिकी हुई थी। जब वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने दुनिया भर के लिटरेचर को पढ़ा, खासकर कार्ल मार्क्स, लेनिन और दूसरे समाजवादी विचारकों को। और पढ़ते पढ़ते उन्हें एक बात समझ में आई कि भारत की असली समस्या सिर्फ अंग्रेजों का राज नहीं है। असली समस्या तो वो पूरा सिस्टम है, वो व्यवस्था है जो शोषण पर टिकी है। बस इसी एक सोच ने उनके मकसद को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। और ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को देश से भगाना भर नहीं था। नहीं, वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो हर तरह के शोषण से आज़ाद हो, चाहे वो शोषण अंग्रेज करें या फिर भारत के ही जमींदार और पूंजीपति करें। वो एक ऐसा देश चाहते थे जहां असल में किसानों और मजदूरों का राज हो। अब जाहिर है, इन विचारों को सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलता। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने संगठन बनाए। पहले नौजवान भारत सभा बनाई, फिर वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने इस संगठन को दोबारा खड़ा किया एक नए नाम के साथ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, ये जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ा गया ना, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। ये एक खुला ऐलान था कि उनका आखिरी मकसद भारत में एक समाजवादी समाज बनाना है। तो अब सवाल ये है कि उनकी ये आवाज, ये विचार पूरे देश तक कैसे पहुंचे? चलिए अब बात करते हैं उन दो बड़ी घटनाओं की जिन्होंने भगत सिंह को पूरे देश में क्रांति का एक प्रतीक बना दिया। पहली घटना, साल था 1928 और एक्शन था पुलिस अफसर जेपी सॉन्डर्स की हत्या। ये कोई अंधाधुंध हिंसा नहीं थी, ये एक सीधा बदला था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला, जिनकी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में जान चली गई थी। और फिर आई दूसरी घटना, जो शायद उनकी सबसे बड़ी और प्रतीकात्मक कार्रवाई थी। तारीख थी 8 अप्रैल 1929 और जगह थी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जहां उन्होंने बम फेंका। लेकिन रुकिए, यहां जो मकसद था वो किसी को मारना या चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। ये बम जानबूझकर ऐसे बनाए गए थे जिनसे किसी को कोई नुकसान ना हो। असली मकसद तो था, जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाना। मतलब सोई हुई अंग्रेज सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना और अपने विचारों का पूरे देश में प्रचार करना। और यहीं पर उनकी पूरी स्ट्रैटेजी, उनकी पूरी रणनीति साफ हो जाती है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। वो अदालत को ही अपनी क्रांति का मंच बनाना चाहते थे। तो जो गिरफ्तारी अंग्रेजों को अपनी जीत लग रही थी,
वो असल में भगत सिंह के संघर्ष का अंत नहीं थी, बल्कि यहीं से उनके विरोध का सबसे ताकतवर दौर शुरू हुआ। जेल की चारदीवारी के अंदर से उन्होंने अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के खिलाफ एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। वो लगातार लिखते रहे, देश के नौजवानों के नाम पैगाम भेजते रहे, और यहीं जेल में ही उन्होंने अपना सबसे मशहूर निबंध लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये लेख सिर्फ ये नहीं बताता कि वो भगवान को मानते थे या नहीं, ये उनकी तर्कशील और वैज्ञानिक सोच को दिखाता है, और यही सोच उनके एक सेक्युलर और तरक्की पसंद भारत के सपने का बेस थी, बुनियाद थी। और फिर वो आखिरी दौर आया। उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत वो हमेशा के लिए अमर हो गई। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। अंग्रेज सरकार लोगों के गुस्से से इतना डर गई थी कि उन्होंने तय तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी, और उसी दिन से वो बन गए शहीद आजम भगत सिंह। तो आखिर में भगत सिंह की विरासत सिर्फ उनकी शहादत नहीं है, सिर्फ उनका बलिदान नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वो एक दूरदर्शी विचारक थे, एक विजनरी थे, एक ऐसे भारत के सपने के आर्किटेक्ट जो प्रगतिशील हो, धर्मनिरपेक्ष हो, समाजवादी हो, और सबसे जरूरी, जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण ना कर सके। उनकी इस लड़ाई को आज दशकों बीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी उतना ही मौजू है, उतना ही जरूरी है। शोषण से मुक्त भारत का जो सपना भगत सिंह ने देखा था, वो सपना आज के दौर में कितना मायने रखता है? ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।